नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं त्रिपुरा की। हम सबको याद ही होगा कि देश के कई हिस्सों में, ख़ासतौर से महाराष्ट्र में खूब सारी हिंसा हुई थी। इस बात को लेकर हिंसा हुई थी कि त्रिपुरा में मुस्लिमों के साथ बड़ा अत्याचार किया गया और त्रिपुरा सरकार ने मुस्लिमों के पता नहीं क्या क्या इश्यूज़, और ये कहा गया कि वहाँ मस्जिदें जलाई गईं, ये कहा गया कि वहाँ पर मदरसे जलाए गए, ये कहा गया कि मुसलमानों के घर जलाए गए। आखिर ये पता कैसे लगा कि मुसलमानों के घर जलाए गए या ये सब कुछ हुआ क्या एक्चुअली कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई, और हिंसा का कारण भी मैं आपको बताऊंगा कि हिंसा का मुख्य कारण क्या है। हिंसा के पहले मुख्य कारण पर ही चर्चा कर लेते हैं कि हिंसा का मुख्य कारण रहा कि जो कम्युनिस्ट सरकार 2018 में वहाँ बदली, यानी कि 2018 से पहले कम्युनिस्ट सरकार का लंबे समय से वहाँ पर शासन था। त्रिपुरा एक क्रिश्चियन बाहुल्य स्टेट के रूप में जाना गया और कम्युनिस्टों ने उसको जैसे चाहा वैसे भुनाया गया। बीजेपी का विरोध, यानी कि बीजेपी शत्रु की तरह देखी जाती थी, संघ परिवार शत्रु की तरह देखा जाता था, ऐसा समझाने का प्रयास किया गया। लेकिन संघ ने जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में काम किया, नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ काम किया, वहाँ पढ़ाई लिखाई का वो बताया। मैंने आपको एक सेवा गाथा भी बताई थी नॉर्थ ईस्ट की, और नॉर्थ ईस्ट में जो सेवा भारती है एक संगठन, वो बहुत ज़्यादा काम करता है। अब नॉर्थ ईस्ट में चूंकि क्रिश्चियन बाहुल्य हो चुका था, इसलिए संघ का या सेवा भारती का काम करना स्वाभाविक भी था, क्योंकि देश के जिस हिस्से में समस्या होती है वहाँ पर सेवा के कार्य सेवा भारती करती है, संघ परिवार करता है और संघ के बहुत सारे संगठन करते हैं। यहाँ पर बात ये आई थी कि 2018 से पहले एक बड़ी लूट का मामला सामने आया था। 2018 में जब सरकार वहाँ बदल गई तो उसके बाद वो लूट खुलने लगी। त्रिपुरा एक लॉजिस्टिक हेड के रूप में या लॉजिस्टिक सेंटर के रूप में डेवलप हुआ पूरे नॉर्थ ईस्ट को लेकर। इस पर भी हम पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। मुट्ठी भर कम्युनिस्टों ने मुसलमानों का साथ लेते हुए वहाँ त्रिपुरा में हिंसा क्यों शुरू की, और हिंसा शुरू करने के बाद सरकार ने जिस प्रकार से रिटेलिएट किया, ये सरकार ने जो एक्शन लिए, और ख़ास तौर से समाज सरकार के साथ वहाँ खड़ा दिखाई दिया, और जिसका परिणाम निकला कि कम्युनिस्टों का जो बचा हुआ रहा सहा खेल था वो भी ख़त्म हो गया। कम्युनिस्टों के नेचुरल सक्सेशन के रूप में ममता बनर्जी अपने आप को समझती हैं, और ममता बनर्जी वहाँ ये मानकर चली कि ये चूँकि कम्युनिस्ट वहाँ ख़त्म हुए हैं, तो जहाँ जहाँ कम्युनिस्ट ख़त्म हुए हैं वहाँ मैं नई कम्युनिस्ट के रूप में उभर कर आई हूँ, और इसी बेस पर वो बंगाल में भी शासन कर रही है। इसीलिए त्रिपुरा के जो म्यूनसिपालिटी चुनाव थे, उन चुनावों में बहुत सारी पिटीशनें फाइल की गई, और चुनाव ना करवाया जाए, चुनाव करवाया जाए, क्या हो, सिक्योरिटी इंतजाम देखा जाए, और ये सब करके ममता बनर्जी ने कई एक पिटीशनें डलवाई, यानी कि कम्युनिस्टों ने, और तृणमूल ने कई एक पिटीशनें डलवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि चुनाव टाले नहीं जा सकते, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सरकार का काम है, सिक्योरिटी के विषय में सरकार ने एश्योर्ड भी किया था, और परिणाम निकला कि 222 में से 217 सीटें वो केवल 5 सीटें वहाँ पर बीजेपी हारी है, बाकी सारी सीटें बीजेपी वहाँ जीत कर आई। यानी कि इतना प्रचंड बहुमत किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर, केजरीवाल को एक छोड़ दीजिए अपवाद के रूप में, और कहीं भी नेशनल पार्टी को कभी नहीं मिला जो त्रिपुरा में मिला। अब समझना ये होगा कि त्रिपुरा में इतना प्रचंड बहुमत 2018 में सरकार बनने के बाद 2021 के समय पे, यानी कि 3 साल सरकार बनने के बाद भी इतना प्रचंड बहुमत सरकार के साथ खड़ा हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सवाल ये होता है कि आखिर क्यों और ये जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद का जो रोल आया वो सुप्रीम कोर्ट में आया। असल में कुछ वकील, कुछ पत्रकार मिलकर त्रिपुरा गए, उन्होंने एक SIT बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई। उस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उस रिपोर्ट में उस टीम ने ये बताया कि मुस्लिम्स वहाँ पर सताए जा रहे हैं, लजाए जा रहे हैं, और बहुत गलत मुसलमानों के साथ हुआ। अब वो रिपोर्ट जब पब्लिश हुई और दिल्ली में आकर उन्होंने पब्लिश की तो हंगामा तो होना ही था, और हंगामा इतना ज़्यादा हो गया कि बिप्लब देव सरकार के ऊपर एक प्रेशर बन गया।
और मुसलमानों ने देश के अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और पूरे देश को गफलत में डालकर खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट के एसआईटी की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आने के बाद इस रिपोर्ट का नाम जो दिया था, ह्यूमैनिटी अंडर अटैक इन त्रिपुरा, मुस्लिम्स लिव्स मैटर। ये 2 नवंबर को रिपोर्ट पब्लिश की गई थी। उसके बाद देश भर में हिंसा के बहुत सारे प्रकरण सामने आए थे। मालेगांव हिंसा की बात सामने आई थी, महाराष्ट्र में बहुत सारे जिलों में हिंसा सामने आई थी। तो आखिर ये रिपोर्ट में क्या दिया था? इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मुसलमानों को वहाँ जलाया जा रहा है, मुसलमानों को वहाँ मारा जा रहा है, मुसलमानों के कोई केस नहीं वहाँ पर दर्ज किए जा रहे हैं, वहाँ लोग इस्लामोफोबिक स्लोगन लगाते हैं, मुस्लिमों के बिजनेस बंद कर दिए गए, वहाँ मस्जिदें जला दी गई, वहाँ वायलेंस के इंसिडेंट हुए और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। अब ये रिपोर्ट जो पब्लिश की गई, इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बाद इन लोगों के खिलाफ वहाँ की सरकार ने, यानी कि बिप्लब देव सरकार ने यूएपीए के तहत जो मुकदमे फाइल किए थे 102, उन मुकदमों की चर्चा कर ली। बात यहाँ पर ये आई कि इन लोगों ने जो रिपोर्ट पब्लिश की, इस बात को रॉन्ग फाइंडिंग या देश को बरगलाना, देश को गलत तरीके से दिखाना, देश को परेशान करना, ऐसा कुछ करके उन्होंने मुकदमे फाइल कर दिए। इन लोगों के खिलाफ, कुछ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, कुछ को सेक्शन 41A आईपीसी के तहत नोटिस जारी कर दिए गए और कुछ पर यूएपीए के मुकदमे लगा दिए गए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी को लेकर। अब ये बात जब वो वकील जो सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को कहते थे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नेशनल जर्नलिस्ट अपने आप को कहते थे, उन्होंने ये जो प्रोपोगंडा किया है, इसके खिलाफ जब राज्य ने एक्शन लिया और इन लोगों की गिरफ्तारी का नंबर आ गया, तो ये सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण तो आप जानते ही हैं, इनके पिटिशनर के रूप में प्रशांत भूषण इनके एडवोकेट हुए और प्रशांत भूषण ने कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की कि जो रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की है उसमें ये बताया है कि वे कितनी मस्जिदें जलाई गई, कितने हिंदू में मुस्लिम घर फूंक दिए गए, क्या क्या हुआ। ऐसी रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 12 मस्जिदें, 9 मुसलमानों की दुकानें और 3 मुसलमानों के घर पूरे के पूरे तोड़ दिए गए या जला दिए गए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और किसी के खिलाफ भी अभी तक जो मुसलमानों की वहाँ एफआईआरें हैं वो दर्ज नहीं की जा रही हैं। राज्य सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। राज्य सरकार ने कोई लीगल एक्शन की कोई स्वीकृति नहीं की, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करी। जबकि त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यूएपीए एक्ट के तहत 102 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें ये लोग हैं, ये जर्नलिस्ट भी शामिल हैं, जो भी चाहे इधर से चाहे उधर से, जो भी इन कम्युनल वायलेंस में शामिल था, जिनकी रिपोर्ट आई उनमें 102 की लिस्ट आई। इसी में ये वकील और ये जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 का हवाला दिया और कहा कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है, सबको जीने का अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। ये लोग वहाँ गए, इन लोगों ने जो देखा वो कहा, वो कर दिया और वो छाप दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ऑर्डर किया है कि इनके खिलाफ अभी कोई एक्शन न लिया जाए राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन ये भी कहा है कि आप अपनी रिपोर्ट हमको सबमिट कीजिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एसआईटी बनाकर उसका इन्वेस्टिगेशन करिए। हालांकि त्रिपुरा सरकार ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसी मामले में त्रिपुरा हाईकोर्ट ने स्यू मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए एक एसआईटी का गठन कर दिया और इन पर इन्वेस्टिगेशन वो हाईकोर्ट स्यू मोटो कर रहा है। लेकिन जनता की आवाज़ तो आप समझ सकते हैं कि जनता की आवाज़ तो अभी म्यूनसिपैलिटी के चुनाव में सामने दिखाई पड़ गई, जिसमें 98% बल्कि 99%, 98% सीटें वो बिप्लब देव के कैंडिडेट जीत गए, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब मामला समझते हैं कि आखिर ये बात शुरू कहाँ से हुई और क्यों यहाँ तक पहुँची, आखिर माजरा क्या है। मैं आपको बताता हूँ कि त्रिपुरा में 2018 में जब कम्युनिस्टों की सरकार बदली, तो बदलने के बाद चूंकि बिप्लब कुमार देव एक यंग मुख्यमंत्री वहाँ के हैं और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम जो नॉर्थ ईस्ट में समस्याएं हैं उन समस्याओं को त्रिपुरा से दूर करना शुरू कर देंगे। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है वहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट का होना। क्या होती है लॉजिस्टिक कॉस्ट? लॉजिस्टिक कॉस्ट होती है, जो कॉस्ट होती है ना प्रोडक्ट की, उसके ऊपर बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं, खासतौर से ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे।
और मालूम पड़ा कि 100 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए 250 रुपए का हो जाता है। जब 2014 में केंद्र में नई सरकार बैठी थी तो उनके सामने ये समस्या आई थी कि जब सिलेंडर 300-400 रुपए बिकता था तो नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिलों में वो सिलेंडर 3-3 हज़ार रुपए का भी बिकता था। क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाना, उसकी ब्लैक मार्केटिंग होना, सिलेंडर अवेलेबल ना होना, ये सब कुछ उस समय चलता था। अभी तो सिलेंडर का हाल आप जान ही रहे थे, हम सबको मालूम है 2014 से पहले गैस सिलेंडर का मतलब होता था दिन दिन भर लाइन लगाना और ब्लैक में 2 गुने 3 गुने पैसों में खरीदना। हालांकि 2014 के बाद जो सरकार बैठी उसने गैस सिलेंडर अब घर में मारे मारे घूम रहे हैं, जितने चाहिए उतने आप ले सकते हैं और जब चाहें तब ले सकते हैं। एक दिन का मार्जिन चाहिए होता है, कभी कभी तो सुबह बुक होता है और शाम को भी आ जाता है। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ फिलिंग स्टेशन उस समय में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा लगाए गए और फिलिंग स्टेशन लगाने के बाद उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम की गई। लेकिन प्रोडक्ट वहाँ पहुँचेगा कैसे? देश के बाकी कोनों से प्रोडक्ट जाना है, वो कैसे पहुँचेगा और जो वहाँ प्रोडक्ट तैयार होता है वो कैसे जाए? तो एक बड़ी भारी वहाँ की समस्या है कि त्रिपुरा से असम और असम से बंगाल और बंगाल से होते हुए आप देश से कनेक्टिविटी बनाइए। क्या है मामला? वहाँ पर जो पूरा प्रोडक्शन चलता था वो हल्दिया बंदरगाह से चलता था। हल्दिया बंदरगाह हम सब जानते हैं बंगाल में है और पूर्वोत्तर के प्रवेश द्वार के रूप में गुवाहाटी की दूरी हल्दिया से 1250 किलोमीटर लगभग। त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है उसकी दूरी लगभग 1650 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि हल्दिया बंदरगाह से वो सामान पहले जाता है असम गुवाहाटी और गुवाहाटी से वहाँ तक तो 1650 किलोमीटर अगर कोई प्रोडक्ट चलकर जाएगा तो उसकी कॉस्ट तो होनी है। और 1650 किलोमीटर आप समझ सकते हैं कि देश के एक कोने से दूसरे कोने में प्रोडक्ट को ले जाना। इसके बाद जबकि वहाँ एक ऑप्शन मौजूद था त्रिपुरा के बिल्कुल बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह था। अब देखिए बांग्लादेश यानी कि जिस समय हम स्वतंत्र हुए उस समय बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के पास चटगांव बंदरगाह चला गया। चटगांव बंदरगाह से सीधा जुड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर सीधा काम हो सकता है, लेकिन सरकारें अपनी व्यवस्था के तहत उन्होंने चट्टोग्राम बंदरगाह पर कोई काम नहीं किया। जबकि चट्टोग्राम बंदरगाह वहाँ से केवल 67 किलोमीटर 67 किलोमीटर यानी कि जब हम बात करते हैं अगरतला की, अगरतला से 67 किलोमीटर्स की दूरी पर है। यानी कि अगरतला का यानी कि बंगाल के अगर हम चटगांव बंदरगाह पहुँच जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि सामान वहाँ पहुँच गया। अब त्रिपुरा से गुवाहाटी की दूरी भी लगभग 550 किलोमीटर है केवल, तो यहाँ से मान के चलिए कि 600 किलोमीटर की दूरी पर और कहाँ 1650 किलोमीटर प्रोडक्ट चलता था या 1200 किलोमीटर 1250 किलोमीटर प्रोडक्ट चलता था और कहाँ प्रोडक्ट 500 किलोमीटर चलेगा। चटगांव में 2 नदियाँ हैं, एक बांग्लादेश की मेघना और त्रिपुरा की गुमती नदी। मेघना में छोटे जहाज पहले से चलते थे, केवल गुमती नदी में छोटे जहाज नहीं चल पाते हैं, वो 30-35 किलोमीटर चल पाते हैं केवल। अब इसमें लूट क्या थी? हुआ क्या कि जब हमने पाकिस्तान के साथ चलिए हमारे संबंध नहीं बन पाए, पाकिस्तान से हम समझौते नहीं कर पाए, तो हम नॉर्थ ईस्ट में कैसे प्रोग्रेस करें, कैसे नॉर्थ ईस्ट में ले जाएं प्रोडक्ट को, ये एक समस्या पाकिस्तान के साथ हो सकता रही होगी। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश अलग हुआ तो केंद्र की सरकार उस पर काम कर सकती थी और बांग्लादेश तो हमारे ही लगभग अधीन था। बांग्लादेश में से 44 साल केंद्र सरकार ने कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल मामला है, केंद्र सरकार ही उस पर करेगी। केंद्र सरकारों ने 44 वर्ष तक कोई काम नहीं किया। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब बैठी तो उन्होंने 2015 में बांग्लादेश के साथ एक MOU साइन किया और उस MOU में 25 अक्टूबर को एक समझौता हो गया। उस समझौते में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते ही बिप्लब देव ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जल मंत्री नितिन गडकरी जी से मुलाकात करी, उसके गुमती नदी की ड्रेजिंग कर उसको गाद को सफाई की और वहाँ से रास्ता खोल दिया। 2 साल में ही इसके परिणाम सामने आने शुरू हो गए। 2020 को बांग्लादेश के मध्य व्यापारिक जलमार्ग का उद्घाटन हो गया और प्रधानमंत्री ने इसी वर्ष फैनी नदी पर बने 1.5 किलोमीटर लंबे मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया। नतीजा निकला कि बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह से त्रिपुरा को सड़क मार्ग से ही जोड़ दिया गया और अब कोई समस्या नहीं रहेगी। नॉर्थ ईस्ट के 8 यानी कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अब
लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई और त्रिपुरा लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप हो गया। यानी कि पूरे के पूरे उस एरिया में त्रिपुरा एक ऐसा स्थान हो गया जिसकी ट्रेड अपने आप चलने वाली है, वो बिजनेस सेंटर बन के तैयार हो गया। अब हजारों ट्रक त्रिपुरा की धरती पर चलेंगे। आने वाले वर्षों में यह क्रम लगातार जारी रहेगा। नतीजा निकलता है कि त्रिपुरा की 42 लाख जनसंख्या अब खड़ी हो गई नौजवान मुख्यमंत्री बिप्लब देब के साथ। और नुकसान किसको होने वाला था? चूंकि पहले हम हल्दिया से लेकर जाते थे, हल्दिया पर कम्युनिस्टों का कब्जा, हल्दिया पर बंगालियों का कब्जा, हल्दिया पर पश्चिम बंगाल के लोगों का कब्जा, और हल्दिया के पूरे ट्रेड पर नॉर्थ ईस्ट वालों को कुछ मिलता नहीं। और हल्दिया से जो लोग ये कम्युनिस्ट जो करते थे या जो पॉलिटिशियंस बंगाल के करवाते थे, उनका कब्जा था, कम्युनिस्टों का कब्जा था। अब वो कब्जा धीरे धीरे करके ख़त्म हो गया और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई, नॉर्थ ईस्ट में एक शांति बहाल हो गई। तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का भरोसा बिप्लब देब पर तैयार हो गया। परिणाम ये निकला कि अब ये लगने लगा उनको कि अगर बिप्लब देब ने जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट का मॉडल या त्रिपुरा मॉडल खड़ा किया है, क्योंकि बात यहाँ पर आती है कि बिप्लब देब जी ने कहा था कि हम 4 से 5 वर्षों में इसको 3 से 4 वर्षों में कर देंगे, लॉजिस्टिक हब बना देंगे, और वो 2 साल में ही काम चालू हो गया वहाँ। और 2 साल में त्रिपुरा एक नई बयार चल बैठा, एक नए तरह से त्रिपुरा डेवलप हो गया। तो अगर गुजरात की तरह जो गुजरात मॉडल तैयार किया था नरेंद्र मोदी जी ने, वैसा ही मॉडल अगर त्रिपुरा बनकर तैयार हो गया तो नॉर्थ ईस्ट में जहां से इनके मंसूबे पूरे होते हैं और उसमें असम और बंगाल भी शामिल कर लीजिए, तो ऐसे 8 से 9 प्रदेशों में एक नए तरह की राजनीति शुरू होगी और उन 9 प्रदेशों पर बीजेपी का शासन शुरू हो जाएगा, जो अच्छा नहीं लगता। और बीजेपी के जो प्योर घोर मानसिकता के लोग, हिंदूवादी छवि के लोग या देश के विषय में सोचने वाले लोग वहाँ पर डेवलप होकर खड़े हो जाएंगे। परिणाम ये निकलेगा कि भविष्य की राजनीति नॉर्थ ईस्ट में जो रह गई थी, जम्मू कश्मीर में पहले से ख़त्म कर दी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी वो भी ख़त्म कर देंगे। मध्य भारत में वैसे ही ख़त्म हो रही थी, पश्चिम में वैसे ही ख़त्म हो रही थी, अब थोड़ी बहुत दक्षिण में बची है। दक्षिण में कर्नाटक तक पहुँच ही गए, तो तमिलनाडु और केरला, आंध्रा, तेलंगाना और उधर उड़ीसा बसता है। तो फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा ही मॉडल खड़ा हो जाएगा। तो जो त्रिपुरा एकदम पिछड़ा हुआ था, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसकी 30 से 40% आती थी, 50% भी आती थी, कभी कभी 100% भी आती थी, वो उभर कर खड़ा हो गया। अब विचार ये आया कि अगर ये ऐसा सही साठ चलता रहा तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। कम्युनिस्टों ने वहाँ पर गड़बड़ करनी शुरू की, दंगे फैलाना शुरू किए। उनका साथ देने के लिए आपको मालूम है एक पार्टिकुलर कौम जिसको बीजेपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बंगाल में आपने देखा ही होगा, बीजेपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, वो कौम उनके साथ खुलकर खड़ी हो गई और उन्होंने वहाँ हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। उस हिंसा के जवाब में राज्य सरकार ने उसको रोकना चाहा और राज्य सरकार के साथ, चूंकि राज्य इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, तो जनता उनके साथ खड़ी हो गई। और जनता तो आप जानते हैं कि उसको 2 चीज़ें चाहिए होती है, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए होती है, कोई परतंत्री उनके ऊपर प्रिवेल ना कर जाए, और दूसरा उनको डेवलपमेंट चाहिए होता है। वो दोनों ही चीज़ें बिप्लब देब पर विश्वास तैयार हुआ और ऊपर से जनता उनके साथ खड़ी होती दिखाई पड़ी और व्यापार भी वहाँ बढ़ गया। तो फिर ये होना स्वाभाविक था। उन्होंने दंगे किए और बाद में रिटेलिएशन हुआ। उस रिटेलिएशन में लोगों ने अपने बचाव में जो भी किया हो, राज्य सरकार ने जो भी किया हो, उन दंगों को रोका गया। 102 लोगों के ऊपर मुकदमे भी दर्ज करवाए यूएपीए में। ये सब कुछ राज्य सरकार कर रही है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि ममता बनर्जी, जिसको लगता था कि त्रिपुरा में वो सरकार बना लेगी, उसको लगता था कि वो उनको लगता था कि वो म्यूनसिपाल्टी में वहाँ अच्छा कर लेंगी, ये सब कुछ धराशायी रह गया। सुप्रीम कोर्ट बड़ा सख्त है, उसने कहा एसआईटी बनाकर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसमें दूध का दूध पानी का पानी निकलकर सामने आना चाहिए। फिलहाल इन लोगों के खिलाफ जो जर्नलिस्ट थे, जो वकील हैं, जिन्होंने ये फैक्ट फाइंड तैयार किया था कि मुस्लिम वहाँ बड़े परेशान किए जा रहे हैं और उनको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से देश भर में ये उधम हो रहा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक्शन लेने से अभी फिलहाल रोक लगा दी है और साथ में कहा है कि पूरी रिपोर्ट मेरे सामने लेकर आइए और हमको बताइए वहाँ की वस्तुस्थिति क्या है, उसके बाद ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। आपने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।